प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, डिफिनेशंस और कुछ कर्व जैसे पीएमएफ, सीडीएफ या पीडीएफ के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं डेटा साइंस में। सबसे पहले आते हैं रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर। रैंडम वेरिएबल जैसे मान लीजिए कि एक किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स हैं, तो 1 मार्क्स या 0 मार्क्स से लेकर 100 मार्क्स के बीच में कोई भी मार्क्स कोई बच्चा पा सकता है। तो 0 से 100 का जो मार्क्स होंगे, 0 1 2 3 अप टू 100, तो ये सैंपल सैंपल स्पेस में आएगा। अब उस सैंपल स्पेस में कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, जैसे 30 मार्क्स, 32 मार्क्स, 35 मार्क्स। तो ये रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जो सैंपल स्पेस में से भी कोई भी डेटा हम ले सकते हैं, और वो नॉर्मली जो है मतलब न्यूमेरिक होते हैं, रियल टाइप के डेटा होते हैं। अब रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है अलग अलग, और एक कंटिन्यूस होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जो केवल एक फाइनाइट, मतलब एक लिमिटेड या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज इनका हो सकता है। जैसे हमने मार्क्स का एग्जांपल लिया, तो बच्चों का मार्क्स जो है 0 1 2 3 ऐसे लेकर 99 अप टू 100 हो सकता है। लेकिन जैसे 48 और 49 के बीच में 48.5 या 48.2 ऐसा नहीं हो सकता। मतलब दो पास पास वैल्यू के बीच में तीसरा मार्क्स नहीं होता है। केवल मान लीजिए जो सैंपल स्पेस में इंटीजर मार्क्स हैं 0 से 100 मार्क्स के बीच में, और तो किसी पास पास 2 मार्क्स के बीच में, जैसे 32 और 33 के बीच में 32.2, 32.3 ऐसा नहीं हो सकता है। 32 के बाद सीधे 33 आएगा। तो ये जो वेरिएबल है मार्क्स का, जो फाइनाइट जिनकी वैल्यू है, निश्चित वैल्यू है, और दो पास पास वैल्यू के बीच में कोई तीसरी वैल्यू नहीं है, और जिनको काउंट किया जा सकता है, तो इनको हम रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम बोल सकते हैं। और इनके लिए हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। और प्रोबेबिलिटी जो होती हैं, जो इस ऐसे रूप में होती हैं जैसे कोई एक रैंडम वेरिएबल की कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए हम जानना चाहें कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के मार्क्स 40 आए, 0 से 100 के बीच में 40 मार्क्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या 50 मार्क्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब कि हर एक रैंडम वेरिएबल का जो आउटपुट है, मतलब जो मार्क्स है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी असाइन होती है। क्या प्रोबेबिलिटी? अब कुछ एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड एट एन ई कॉमर्स रिटेलर। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30 या 100, 200 एक निश्चित संख्या होगी। ये भी रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल है। ऐसे ही किसी साइट पर या कस्टमर आए कि नहीं आए, तो आ सकते हैं और नहीं आ सकते हैं, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये भी रैंडम वेरिएबल हुआ। ऐसे ही मान लीजिए किसी कोई ट्रांसैक्शन हो रहा है, तो ट्रांसैक्शन फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है, दो में से कोई एक ही वैल्यू हो सकती है। तो ये निश्चित वैल्यू है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल इनको बोला जाता है। तो इनके लिए हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यूज करते हैं, जिसको पीएमएफ बोला जाता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको पीएमएफ बोला जाता है, उससे ड्रा करते हैं। और एक और फंक्शन होता है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। अभी हम देखेंगे कि पीएमएफ हम किस तरह से ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक डाइस हम उछालते हैं। डाइस में 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जब उछालेंगे तो एक समय में एक ही साइड ऊपर आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा, मतलब 1 से 6 के बीच में आएंगे। और तो
मान लीजिए तो एक एक नंबर के ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। जैसे मान लीजिए अगर चाहते हैं कि 2 नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 नंबर हमारा फेवरेबल इवेंट होगा और टोटल इवेंट हैं वो 6, मतलब टोटल नंबर 6 हैं, तो इसकी 2 नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। ऐसे 3 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ये 0.15 और 0.20 के बीच में है। तो जैसे यहाँ पर आउटकम ये हो गया, ये मतलब आउटकम मतलब इवेंट को भी हम आउटकम बोलते हैं। जैसे यह एक है तो एक नंबर की आने की, 2 नंबर की आने की, 3 नंबर की, ऐसे ही लास्ट में 6 नंबर आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी का हम ग्राफ बनाएंगे तो 1/6 आएगा। ये लंबाई 1/6 होगी और ये डिस्क्रीट है, एक एक नंबर की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वो इसी तरह का होता है। एक एक रैंडम वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी है उसका हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे पीएमएफ इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स एट स्पेसिफिक वैल्यू के। जैसे बताया कि हमने, जैसे मान लीजिए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे का मार्क्स 40 मार्क्स आए, और पीएमएफ क्या है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा ये वाला भी हमने बताया, इसको पीएमएफ बोला जाता है। तो ये स्मूथ कर्व नहीं है, पीएमएफ डज नॉट फॉर्म ए स्मूथ कर्व, जैसा कि कंटिन्यूअस मतलब पीडीएफ में होता है। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये डिस्क्रीट फंक्शन होता है और डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट वेरिएबल की क्या पॉसिबिलिटी है उसको बताता है। इसके अगेंस्ट एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, जिसके बारे में अभी डिटेल में हम बताएंगे। ऐसे समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं वो होते हैं जो किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे लोगों की हाइट का डाटा लें, तो मान लीजिए एक 200 सेंटीमीटर तक का है डाटा, तो हम जैसे मान लीजिए 150 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर के बीच में कितने लोग आएंगे, कोई भी हाइट हो सकती है, 150.1, 150.001, 150.00001 या 2। तो 150 और 151 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आ सकते हैं। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी का ग्राफ जब बनाना होता है तो हम पीडीएफ यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और इसको इस तरह के जो रैंडम वेरिएबल होते हैं इसको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और ये पीएमएफ का जो ग्राफ होता है तो एक एक वैल्यू ये मतलब कि हिस्टोग्राम टाइप का होगा, बार टाइप का होगा, या अभी आपने ये जो देखा ये जो ग्राफ है इस तरह का होगा। लेकिन जो पीडीएफ का ग्राफ है जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर आता है वो एक कर्व टाइप का होगा। वो अभी दिखाएंगे। जैसे ये है, देख लीजिए, जिसे ये तो सीडीएफ है, पीडीएफ का ग्राफ इस तरह का होता है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके अलावा पीएमएफ के केस में ये ध्यान देना है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स मस्ट इक्वल एग्जैक्टली टू 1। जैसे हमने बताया कि डाइस उछालने के केस में एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 नंबर आने की 1/6, सबकी 1/6 है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी को जब हम जोड़ देंगे तो 1/6 को 6 बार जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज पीएमएफ के केस में सारी प्रोबेबिलिटीज का जो जोड़ होगा वो एग्जैक्टली 1 होगा। मतलब पीएमएफ वाली जितनी वर्टिकल लाइनें होंगी
उन लाइनों को सबको जोड़ेंगे तो उनसे उनका सम 1 होगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए है कि अगर एक नंबर आएगा तो दो नंबर नहीं आएगा, मतलब एक आएगा तो बाकी कोई नंबर नहीं आएगा। तो इस तरह के इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। मतलब एक आएगा तो बाकी कोई नहीं आउटकम के रूप में आएगा। अब हम यही डाइस वाला केस जैसे है, ये हमने जैसे अभी बताया है, देयर आर नो वैल्यूज मैप बिटवीन नंबर्स यू कैन नॉट रोल 2.5। जिसे अगर हम डाइस उछालने के केस हैं तो या तो 2 बार उछालेंगे या तो 2 आएगा या 3 आएगा, 2 और 3 के बीच में नहीं आएगा, 2.5 नहीं आएगा कभी। पीएमएफ के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला तो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे दूसरे वीडियो में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सिक्के का केस ले लीजिए, मतलब 2 ही आउटकम होगा उसका, या तो सक्सेस होगा या तो नहीं होगा। सिक्के के केस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बाई मतलब 2 होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस अक्रॉस ए फिक्स सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल। जैसे मान लीजिए सिक्का हम 10 बार उछालते हैं तो कितना चांस है कि हेड हेड जो है 3 बार आए। मतलब अगर एक्सपेरिमेंट हो गया 10 बार का सिक्का उछालना और इवेंट हो गया हेड का आना, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि 10 बार सिक्का उछालने में 3 बार हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हेड 1 बार के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 बार क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 बार केवल हेड ही है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कोई ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसमें जो आउटकम होगा केवल 2 होगा, या तो हेड या तो टेल। ऐसे ही एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑकरिंग विद इन ए डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में 1 घंटे के अंदर कितने ईमेल्स या फोन कॉल के आने के चांसेज हैं, 5 है या 10 है। तो इस तरह के एनालिसिस अगर करना होगा तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी पीएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। इसमें हम क्या पता करते हैं कि जिसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेल अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड बिफोर अचीविंग वेरी फर्स्ट सक्सेस। मतलब कोई घटना हो रही है तो कितना बार मतलब कितने बार फेल होने के बाद चांस है कि पहली बार वो सक्सेस हो जाए, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से हम सॉल्व करते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल हो गए पीएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर यूज किया जाता है। अब आते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर। जैसा कि हमने अभी बोला था, रैंडम वेरिएबल एक्स विच कैन टेक ए वैल्यू फ्रॉम एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे मान लीजिए लोगों का वेट है, तो वेट जो है किलो में है तो 60 किलो 70 किलो, तो ये जिसे 60 किलो और 61 के बीच किलो के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। 60.1 किलो, 60.2 किलो, या ग्राम में या मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, तो अनंत पॉसिबिलिटी हैं। 2 किन्हीं किन्हीं वैल्यू के बीच में अनंत वैल्यू और भी आ सकते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल जिसे वेट हुआ, लोगों की हाइट हुआ, वेट हाइट या दूरी का, इस तरह के जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोले जाते हैं, क्योंकि किन्हीं 2 वैल्यू के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू आ सकते हैं। इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम लेंगे तो जैसे मार्केट शेयर ऑफ ए कंपनी विच टेक्स एनी वैल्यू फ्रॉम इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 100%। तो मान लीजिए 0 और मार्केट का शेयर किसी कंपनी का 0 और 100 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, 12.56%, 12.567%, कुछ भी हो सकता है। और जैसे दूसरा एग्जांपल है परसेंटेज ऑफ एट्रीजन ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कितने परसेंट हो सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। टाइम टू फेलर ऑफ इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट काम कर रहा हो तो कितनी संभावना है कि
फेलर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है इसका, कितने टाइम में। तो वो टाइम भी कुछ भी हो सकता है, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड। तो इस तरह की जो इवेंट होते हैं ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर आते हैं। उसके अलावा इसमें जो है, इसीलिए जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूस रैंडम प्रोबेबिलिटी को हम एक टेबुलर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि फिक्स वैल्यू है ही नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू है। तो इसको कर्व में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको एक फार्मूले के रूप में मतलब वो आता है, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का पीडीएफ का यूज किया जाता है। जैसा कि अभी बताया था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पीएमएफ का यूज किया जाता है, लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ का यूज किया जाता है, और एक कर्व होता है। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोगों की हाइट का, मतलब किसी शहर के लोगों की क्या हाइट होगी, उसका एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ का कर्व बना रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि 60 किलो मतलब वेट का ले लेते हैं, लोगों की वेट का। तो 60 किलो वेट और 61 किलो वेट के बीच में यूनिट लेंथ हो गया, मतलब 1 किलो। तो 60 किलो और 61 किलो के बीच में कुल कितने लोग होंगे उस शहर में। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जितने लोग 60 किलो और 61 किलो वेट के बीच में हैं, डिवाइडेड बाई टोटल आदमियों की संख्या, मतलब वो डिवाइडेड बाई सारी पॉपुलेशन। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जितनी ऊंचाई होगी, पीडीएफ का वही ग्राफ बनेगा, मतलब पर यूनिट लेंथ बचाता है। क्योंकि एग्जैक्ट अगर हम 60 किलो की बात करें तो 60 किलो एग्जैक्ट, मतलब वो माइक्रोग्राम भी ना हो, एग्जैक्ट 60 किलो हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इसीलिए पीडीएफ में एक फिक्स वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम है कि कोई आदमी की हाइट एग्जैक्ट 60 किलो ही हो। तो इसीलिए हम एक पर यूनिट नंबर 60 और 61 किलो के बीच कुल कितने लोग हैं, डिवाइडेड बाई टोटल लोगों की संख्या। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका ग्राफ हम बनाते हैं पीडीएफ के रूप में। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैं। एक और होता है कर्व, जिसको कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ बोला जाता है। सीडीएफ वो होता है जिसे, मतलब अगर लोगों के वेट का एक अगर हम कर्व बना रहे हैं, या तो हम अगर ये जानना चाहें कि उस शहर में 60 किलो से कम की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 60 किलो वेट से कम वेट वाले जितने लोग हैं, उन लोगों की संख्या डिवाइडेड बाई उस शहर का टोटल पॉपुलेशन। तो इसको बोलेंगे, इस तरह का ग्राफ होगा, वो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ बोला जाता है। कुमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ना। मतलब अगर इस तरह का ग्राफ हो, जैसे ये ग्राफ देखिए, जैसे ये है, ये आदमी की हाइट का ग्राफ है। अब मान लीजिए यहां से हाइट जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो ये इंच में है, मान लीजिए 62-63 इंच से शुरू हुआ, और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में ये यहां तक गया। लास्ट में देखिए ये 1 है। तो सीडीएफ ग्राफ में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है 1 होती है। ये
और ग्राफ इस तरह से जाता है, एस शेप्ड लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जैसे देखिए, एक ये क्यों है, किसी भी शहर में मान लीजिए लोगों की हाइट का ही ये ग्राफ है, तो लास्ट वाली ये जो हाइट है, मान लीजिए ये इंच में 76 सेंटीमीटर या मान लीजिए 75 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 75 सेंटीमीटर लंबाई से कम लंबाई वाले सारे लोग हैं। मतलब 75 सेंटीमीटर या उससे कम लंबाई वाले जो लोग हैं वो सारे ही लोग हैं, मतलब पूरा सिटी ही आ गया। तो मतलब 75 सेंटीमीटर से कम वाले लोगों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल लोगों की संख्या, तो वो तो 1 ही हो जाएगी यहां पर। लेकिन एक और चीज हम देखें, जैसे 72 इंच, 72 इंच के ऊपर ये जो कर्व जाता है ये टकरा रहा है यहाँ पर 0.8 से थोड़ा 0.9 मान लीजिए। इसका मतलब हुआ कि 72 इंच से कम हाइट वाले लोग होने की प्रोबेबिलिटी है या फ्रीक्वेंसी जो है वो 90% है, 0.9 के करीब आ रहा है। तो 0.9 मतलब 90%। 72 इंच से कम हाइट 90% लोग ऐसे ही लेंगे। ये अगर ले लें 68 लेंगे तो 68 इंच से कम और भी कम लोग हैं, 30% के करीब लोग हैं। तो ये जुड़ती जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सब प्रोबेबिलिटी ये ऐड होती जाती है। ये ग्राफ सीडीएफ होता है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और सीडीएफ में जो है, CDF is the probability that a random variable x takes a value less than or equal to a specific value k। इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इफ k बराबर 10 देन दिस इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी x लेस देन 10। x जो है रैंडम वेरिएबल है और k की वैल्यू 10 है, तो CDF में हम ऐसे लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू 10। प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू 10 से कम हो। ऐसे ही जैसे इस वेट के केस में हम देखें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस शहर के लोगों की हाइट 72 इंच से कम है, तो वो प्रोबेबिलिटी है 0.9 मतलब 90% जो है। तो इस तरह का ग्राफ जो है होता है। और उसको ऐसे जैसे मान लिया CDF इज नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल डिस्क्रीट वेरिएबल्स ओनली। ये इंडिविजुअल नहीं है, सबका सम होता है। जिसे 72 इंच की हाइट पर लेंगे तो 72 से कम हाइट वाले जितने लोग हैं सारे लोग आ जाएंगे उसमें। जैसे मान लीजिए एट एनी पॉइंट इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी अप टू दैट पॉइंट। जैसे यहाँ पर एक लेते हैं कोई रैंडम वेरिएबल, मान लीजिए x है, अब हम 3 पर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू लेस देन 3 हो, ये बराबर होगा ये सबका जोड़। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि x 0 हो प्लस कितनी प्रोबेबिलिटी है कि x 1 हो प्लस कितनी प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू 2 हो। तो ये जो है CDF कहा जाएगा। लेकिन ये जो है मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जिस क्योंकि ये 1 2 ये सब डिस्क्रीट वैल्यू है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इस तरह का हम CDF का यूज करते हैं, लेकिन इस रूप में करते हैं कि P x लेस देन 3 इक्वल टू, अब लेस देन 3 में 0 1 2 है, 3 आ जाएंगे। तो CDF के केस में लेस देन 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी प्लस x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी प्लस x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी, ये जितनी तीनों प्रोबेबिलिटी है सबको जोड़ दिया जाएगा। और CDF में ये y एक्सिस एक से ज्यादा नहीं हो सकता। एक मतलब कोई 100%, वो सबसे ज्यादा जो डेटा होता है वो उसका CDF 1 होगा, मतलब 100%। अब इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो CDF का फंक्शन ऐसे होता है, FA इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये देखिए ये इक्वेशन है, इंटीग्रल ऑफ fx ds। fx है फंक्शन है, जैसे अभी हमने किया, ये जो फंक्शन है ये CDF का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी x मान लीजिए 72 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जी सबका जोड़। तो अब एरिया का जो जोड़ होता है उसको हम मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये फंक्शन है प्रोबेबिलिटी वाला
वाई एक्सिस पर। ये फंक्शन है, अगर ये एफ एक्स है तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स होता है मतलब कि सी डी एफ में प्रोबेबिलिटी। तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू ए, मतलब यहां पर ए की वैल्यू मान लीजिए 72 है, तो यहां पर हम लिखेंगे एफ 72 बराबर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये फंक्शन है एफ एक्स और एक्स में हाइट है, तो पूरा इंटीग्रल एक्स माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी मतलब यहाँ से जीरो से भी इधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से अप टू ए मतलब 72। तो ये वाली जो पूरा एरिया है, सारा इंटीग्रल मतलब पूरा एरिया जो होगी वो सी डी एफ में आ जाएगी। अब सी डी एफ दो तरह का हो सकता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए उसको डिस्क्रीट सी डी एफ बोला जाता है, जो एड्स अप स्पेसिफिक पॉइंट वैल्यूज लाइक स्टेयर केस। वो डिस्क्रीट सी डी एफ स्टेयर केस में होगा, स्मूथ ऐसे नहीं होगा स्टेयर केस, क्योंकि एक एक वैल्यू फिक्स वैल्यू है। डिस्क्रीट में फिक्स वैल्यू होती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी फिक्स होगी, तो एक पर कुछ वो रहेगा या बार टाइप के ऊंचे ऊंचे रहेंगे, तो ये सीढ़ी नुमा हो जाएगा डिस्क्रीट के केस में। और कंटिन्यूस सी डी एफ तो जैसे आपने देखा, ये हाइट के केस में एक कंटिन्यूस कर्व होगा, तो ये एस शेप्ड होता है। एंड यूज इंटीग्रेशन टू मेजर एरियाज अंडर ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। एक टर्म और आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये PDF is the probability that a continuous random variable takes a value in a small neighborhood of x and is given by, अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिमिट ऑफ p, मतलब जबकि कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल x और लेस देन इक्वल टू x प्लस डी एक्स, मतलब x में थोड़ा सा dx बढ़ाएं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, जबकि dx टेंड्स टू जीरो, मतलब x में थोड़ा सा बढ़ा दें, dx बढ़ा दें, तो उस रेंज में क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी इसका कर्व हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ये कर्व है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे हम थोड़ी देर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइन इन इंटरवल, अब a और b के बीच में, जैसे मान लीजिए कि हाइट का एक ग्राफ ले लें, अभी हमने जो बोला था, तो हाइट के ग्राफ में कितनी पॉसिबिलिटी है कि लोगों की हाइट 60 किलो से 70 किलो के बीच में होगी। मतलब लोगों की हाइट मान लीजिए 40 या 30 किलो से 150 किलो तक जा सकती है, लेकिन ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा कर्व के बीच में। तो इसका अगर PDF निकालना होगा, मतलब ये निकालना होगा कि 60 किलो और 70 किलो वेट के बीच में कितने लोग हैं। तो वो जानने के लिए, लोग हैं मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी का ग्राफ होगा, मतलब 60-70 के बीच में जितने लोग हैं डिवाइडेड बाय टोटल लोगों की संख्या। तो इसको हम निकालेंगे PDF के केस में। इंटीग्रल ऑफ PDF का जो ग्राफ है एफ एक्स डी एक्स, और A से B, A हो जाएगा शुरू वाली वैल्यू 60 और B हो जाएगा लास्ट वाली वैल्यू 70। तो ये हमको एक प्रोबेबिलिटी देगा कि 60 से 70 किलो वेट के बीच में लोगों के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कितनी संभावना है कि कितने लोग होंगे इस रेंज में। तो इसको ऐसे व्यक्त किया जाता है, P और ब्रैकेट में x रैंडम वेरिएबल है, तो x इज ग्रेटर देन ए एंड x इज लेस देन b। अब a की जगह पर 60 आ जाएगा, b की जगह पर 70 आ जाएगा, और फार्मूले के रूप में इंटीग्रल 60 से 70 एफ एक्स डी एक्स। हम सी डी एफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी, जैसा अभी हमने बोला था कि सी डी एफ ड्रा कर सकते हैं और दिखाया भी था लेंथ वाला। PDF कर्व इज स्मूथ कंटिन्यूस कर्व
on a graph that shows how likely different values are for a continuous random variable. हमेशा ये प्रोबेबिलिटी के केस में होता है, चांस कहें या उसको कितनी संभावना है, हाउ लाइकली वर्ड इसलिए यूज किया है। और रैंडम वेरिएबल से हाइट, वेट, टाइम इस तरह से होता है। हाइट ऑफ द कर्व सोज डेटा डेंसिटी। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, हाइट ऑफ द कर्व सोज डेटा डेंसिटी while probability is measured by area under the curve। तो अभी ये जैसे ग्राफ है, मान लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कोई भी डाटा हो सकता है। मान लीजिए कि ये हाइट का ही डेटा है, लोगों या वेट का ही डेटा है। तो इसमें जो ये बेल शेप्ड है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ का ग्राफ है फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे लोगों के वेट का डेटा है, तो मान लीजिए कि लोगों का वेट जो है, एवरेज एक आदमी का वेट मान लीजिए 60 किलो है, तो 60 हो जाएगा मीन वैल्यू। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक के केस में मीन, मीडियन, मॉड एक ही पॉइंट पर आते हैं, ये बीच वाले पॉइंट पर जिसका पीक वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ये जो 60 किलो यहाँ आ जाएगा, 60 किलो मीन वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 60 किलो से ज्यादा वेट पर जाएंगे तो लोगों की संख्या कम होती जाएगी। ये मान लीजिए मैक्सिमम 150 केजी है और यहाँ मिनिमम मान लीजिए कि 30 केजी है। तो हालांकि ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, थियोरेटिकली हमेशा थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, लेकिन इसी तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। अब 60 किलो अगर मीन वैल्यू है, इसका मतलब कि 60 किलो पर देखिए ग्राफ सबसे ऊंचा है। इसका मतलब कि 60 किलो की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब हम जानना चाहें, ये मान लीजिए 60 किलो है ये, और ये 70 किलो है। हम जानना चाहें कि 60 किलो और 70 किलो के बीच में लोगों की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये कहां से आएगा? इस ग्राफ को 60 किलो के ऊपर यहां ले जाए, 70 किलो के ऊपर ले जाए, तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये बीच वाला जो एरिया बन रही है, ये जो है रोम्बस टाइप की, ये जो एरिया बन रही है, दो पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइन 60 किलो 70 वाली, ये हॉरिजॉन्टल वाली, और ये जो बन रहा है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि लोगों की हाइट 60 से 70 किलो के बीच में हो। तो ये काफी एरिया है, आप देख रहे हैं, ये काफी एरिया है। और जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये 60 किलो है और ये 70 किलो है, और ये मान लीजिए 50 किलो है। तो कितनी संभावना है कि लोगों का वेट 50 किलो से 70 के बीच में हो? तो 50 किलो ये है, 70 किलो ये है, तो 50-70 के बीच में इतना गैप है ये। तो 50 किलो पर ये लाइन यहां जाती है, 60 किलो पर यहां जाती है, टोटल एरिया ये हो गई, और ज्यादा एरिया बढ़ गई। इसका मतलब कि 50 से 70 किलो के बीच में लोगों की संख्या ज्यादा होगी। तो ये होगी, मतलब कि ये जो टोटल एरिया होगी, ये प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कुल लोगों की संख्या डिवाइडेड बाई टोटल शहर की आबादी। मतलब 50 से 70 किलो के बीच में जो लोग हैं, उनकी संख्या डिवाइडेड बाई टोटल लोगों की संख्या, ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम इस तरह से एक रेंज में, मतलब पीडीएफ में, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो पीडीएफ ग्राफ बनता है, उसमें जो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं वो रेंज में जानते हैं। अब एग्जैक्ट 60 किलो पर एग्जैक्ट 70 किलो की कितनी प्रोबेबिलिटी, ये जीरो होगा। मतलब किसी भी फिक्स वैल्यू पर जीरो प्रोबेबिलिटी होगी। हमेशा आप एक रेंज में ले सकते हैं, जिसे 60 से 62 किलो के बीच में, 60 से 61 किलो के बीच में। ये जो हाइट होती है यूनिट लेंथ की होती है, जिसे 60 से 61 किलो के बीच में, 1 किलो के गैप में ये जो एरिया होगा, तो ये जो हाइट वही रिप्रेजेंट करता है उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीडियन, जैसा कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में है। अब ये मीन वैल्यू है बीच में, मान लीजिए ये मीन वैल्यू है बेल शेप में। अब यहां पर देखिए कि मीन वैल्यू से ये इसको बोलते हैं Q2, और एक Q3 होता है थर्ड क्वार्टाइल, और Q2 होता है मीडियन वाली वैल्यू, और Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो
Q3 और Q1 के बीच में होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR, ये इतना चौड़ा IQR। तो हम आउटलायर देखते हैं Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, IQR है Q3 माइनस Q1 IQR, और ये Q3 है। तो Q3 में हम जोड़ देते हैं 1.5 टाइम्स IQR, तो ये इतना आता है। ये इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा आता है, जिसे वेट वाला डेटा मान लीजिए ये है, इससे ज्यादा जो डेटा होगा ये आउटलायर कहा जाएगा। जिसे मान लीजिए ये डेटा आ रहा है, ये डेटा मान लीजिए आ रहा है कि ये मान लीजिए कि 160 किलो आ जा रहा है, तो मैक्सिमम जो वेट हो सकता है मतलब प्रैक्टिकली लोगों का वो 160 किलो होगा, और 160 किलो से बाहर जो डेटा होगा वो आउटलायर बोला जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर ये Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल, इसमें से माइनस कर देंगे Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, तो ये डेटा यहाँ आता है। अब ये डेटा मान लीजिए इसका आते हैं, ये जो एक्स एक्सिस पर जो डेटा है मान लीजिए ये 25 किलो का है, तो 25 किलो से कम जितने लोगों का वो वेट होगा उसको हम आउटलायर मानेंगे। मतलब इससे कम वाले को आउटलायर, जैसे कोई 20 किलो का वेट दिखा रहा है, 15 किलो, तो ये सब आउटलायर में आएंगे। और लोअर लिमिट भी आउटलायर की ये है Q1 माइनस 1.5 IQR, हायर लिमिट भी है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। इससे ज्यादा या इससे कम आउटलायर रहेंगे। ये जो वैल्यू होंगे उनको जो है सिग्निफिकेंट ये डेटा है। तो इसमें हमने PDF बताया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूनिट लेंथ में, और ये प्रोबेबिलिटी बताता है। अच्छा, ये टोटल एरिया भी 1 होगी। PDF का जो ये टोटल एरिया है, ये सम टोटल एरिया 1 होगी, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी का जोड़ 100% होगा। सारी प्रोबेबिलिटी का मतलब जोड़ अगर 30 से 150 के बीच में बताए हैं, तो 30 किलो 31 किलो से लेकर अप टू 150 किलो के बीच में सारे लोग आ गए हैं, तो सारी प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होगा। तो PDF में टोटल जो एरिया होता है ये 1 होता है PDF के ग्राफ का। तो प्रोबेबिलिटी इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर द कर्व। अब जैसे मान लीजिए एक डेटा है यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर डेटा है ये 50 किलो, तो 50 किलो के से कम वेट वाले कितने लोग होंगे, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे जाएगा, तो ये जो एरिया होगी, ये जो एरिया होगी वो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब 50 किलो वेट से कम वाले लोगों की जो भी प्रोबेबिलिटी है। PDF के कुछ रूल्स होते हैं, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही रहता है। ये कर्व कभी नीचे नहीं आएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है। टोटल एरिया I1, मतलब अभी हमने जैसे बताया था कि ये PDF के कर्व का टोटल एरिया 1 होता है, कि 100% जो प्रोबेबिलिटी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो टोटल एरिया 1 होता है। प्रोबेबिलिटी इज एरिया टू फाइंड द चांस ऑफ ए रेंज, कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 2 पॉइंट। जैसा अब अभी हमने बताया था कि दो वैल्यूज के बीच में प्रोबेबिलिटी जानना हो, तो दो वैल्यू के बीच में जो PDF का ग्राफ है उसकी एरिया कैलकुलेट करो। सिंगल पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0, जैसे हमने बताया था कि एग्जैक्टली 40 किलो वेट वाले कितने हैं, या एग्जैक्टली 80 किलो वाले कितने लोग, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रियल में कोई पॉइंट होगा ही नहीं कि एग्जैक्ट 80, मतलब 80.0001 या ऐसे कुछ हो सकता है, तो इसके चांस 0 होता है, तो उसका कोई विड्थ नहीं होता है। चांस ऑफ गेटिंग वन एग्जैक्ट नंबर इज 0 बिकॉज ए सिंगल लाइन हैज नो विड्थ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट कर्व जो होता है ये PDF होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो रियल लाइफ में हम देखते हैं। रियल लाइफ का जो डेटा होता है, चाहे बिजनेस का डेटा हो चाहे और कोई डेटा हो, मशीन लर्निंग में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
वो इसलिए होता है कि नेचर में जो ज़्यादातर जो डेटा हैं वो मीन के आसपास ही होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शहर के लोगों के वेट का जो डेटा है, यही जो आप देख रहे हैं, जैसे मीन अगर वेट जो 60 किलो है तो ज़्यादातर लोगों की हाइट 60 किलो से ज़्यादातर लोगों का वेट 60 किलो के आसपास ही हुआ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और बहुत ज़्यादा वेट भी कम होगा और बहुत कम वेट के लोग भी कम होंगे। तो इस तरह से जो ये रियल लाइफ का डेटा होता है नॉर्मली जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है और बेल कर्व इसको बोलते हैं। और इट इज सिमेट्रिक, सेंटर्ड एट मीन एंड कॉमन फॉर नेचुरल ट्रेड्स लाइक ह्यूमन हाइट एंड टेस्ट स्कोर। तो ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब मीडियन के लेफ्ट साइड में जिस तरह का ये कर्व है उसी तरह से इस मीडियन के राइट साइड में कर्व, मतलब मिरर रिफ्लेक्शन है। ये वाई एक्सिस मान ले तो इसके इधर जो शेप है वही इसके इधर शेप है। तो ये सिमेट्रिक डेटा होता है, सेंटर्ड ऑन मीन। अब कंपैरिजन कर लेते हैं पीएमएफ और पीडीएफ का। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जैसे हमने बोला था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, जैसे डाइस के केस में या सिक्के के केस में जिनकी फिक्स वैल्यूज हैं। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में यूज किया जाता है, जैसे हाइट, वेट। विजुअल शेप जो है पीएमएफ का वर्टिकल स्पाइस होती है, लाइन होती हैं या स्टेप लाइक बार्स होते हैं, जिसे हिस्टोग्राम हो गया, क्योंकि एक एक वैल्यू फिक्स रहती है। पीडीएफ में वही कर्व स्मूथ हो जाता है, जैसा अभी आपने बताया जो बेल शेप्ड है, तो स्मूथ होता है और कंटिन्यूस कर्व होता है, कंटिन्यूस कर्व होता है। और वाई एक्सिस पर पीएमएफ के केस में एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक आउटकम। जैसे हम सिक्के उछालने केस में हमने कहा, जिसे डाइस के केस में हमने बोला था ये कि जिसे चार डाइस में 6 फेस होते हैं, तो 4 नंबर के ऊपर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्ट है ये, इसकी 1/6 प्रोबेबिलिटी है। तो ये फिक्स प्रोबेबिलिटी होती है पीएमएफ के केस में। और पीडीएफ के केस में रिलेटिव डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वैल्यू होती है। मतलब जिसे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल या पीडीएफ के केस में, जैसे क्या एग्जांपल, जैसे 60 किलो से 61 किलो के बीच में लोगों का वेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होता है, तो वो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इसको बोल सकते हैं। और टोटल वैल्यू में जैसे पीएमएफ के केस में सम ऑफ हाइट्स ऑफ ऑल लाइंस इन पीएमएफ इक्वल्स 1। जैसे डाइस के केस में सारी लाइंस जो हैं, ये जो ग्राफ है, इनमें सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे 1/6 प्लस 1/6 6 बार करेंगे तो 1 आएगा। तो 100% प्रोबेबिलिटी मिलती है जब सारी संभावनाओं को हम जोड़ देते हैं। पीडीएफ के केस में भाई एरिया होता है। पीडीएफ जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है उसके केस में वही टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीडीएफ इक्वल्स 1, जिससे ये टोटल एरिया है, तो 1 मतलब 100% प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मशीन लर्निंग में काफ़ी काम आएंगे। अब इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।